Hello, student. Today we will start our next chapter of Indian economic development. That is chapter 5, Indians foreign trade. Okay, students. I am explaining you the chapter 5. That is a part of our first unit of Indian economic development. Okay, student. एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंडियंस फॉरेन ट्रेड? डेफिनेटली इंडिया में तो फॉरेन ट्रेड नहीं हो रहा है. एक्चुअली एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज is called international trade, and that is actually we are saying that foreign trade means what is access of goods, yes, which is or the surplus output which we have, yes, आफ्टर डिडक्टिंग द डोमेस्टिक प्रोडक्शन फ्रॉम डोमेस्टिक कंजम्पशन. मतलब मैं क्या बोल रही हूँ स्टूडेंट कि हम डोमेस्टिक जितना भी प्रोड्यूस किए उसमें से हमने जितना हमारी कंट्री में जितना कंज्यूम है उसे डिडक्ट करने के बाद जो एक्सेस बचता है उसे क्या है, सरप्लस है ना, वो उसे क्या करते हैं हम उसका ट्रेड कर देते हैं, मतलब उसे बाकी कंट्रीज़ में सेल कर देते हैं. यस, जहाँ पे इसकी कमी है ना. चलिए आगे देखते हैं. What is international foreign trade? First of all, देखिए स्टूडेंट, foreign trade is the exchange of capital, goods and services across international border or territories. In most countries, it represents a significant share of gross domestic product. International trade is a major source of economic revenue for any nation that is considered a world power. देखिए स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं कि फॉरेन ट्रेड इज़ द एक्सचेंज ऑफ कैपिटल, गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर. इसका मतलब हम क्या करते हैं, इससे अपने गुड्स सर्विसेज एक्सचेंज करते हैं, जिससे हम क्या वो करते हैं, हमारी कंट्री की जीडीपी बढ़ाते हैं. उस कंट्री को जो वहाँ पे डिफिशियंसी, जिस चीज़ की कमी है, जैसे कोई भी गुड्स की कमी है या कोई सर्विस में लैकिंग है, तो वो प्रोवाइड करते हैं, है ना. या हम एक और डेफिनेशन देखते हैं, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड. या तो हम बोल सकते हैं ये जो हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे से बहुत ज़्यादा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट होते हैं, है ना. इम्पोर्ट हम लोग चाइना टॉय बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं, है ना. तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये दिस इज कॉल्ड इंटरनेशनल. एक कंट्री दूसरी कंट्री से क्या कर रही है, ट्रेड, आइदर एक्सपोर्टिंग आइदर इम्पोर्टिंग. यस, बट इट इज़ एन इंटरनेशनल ट्रेड. ओके, गेन्स ऑफ ट्रेड. गेन्स ऑफ ट्रेड स्टूडेंट, इसका मतलब क्या होता है, आई रिफर टू द बेनिफिट ऑफ ट्रेड टू द ट्रेडिंग पार्टनर. स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं गेन ऑफ ट्रेड. आई रिफर्स टू द बेनिफिट ऑफ ट्रेड टू द ट्रेडिंग पार्टनर. Broadly, international trade open new vistas of growth for trading countries. It is a sine qua non of economic growth and global prosperity. Sine qua non मतलब student which is absolutely necessary. Yes, I think which is means very important we can say. Okay, या necessity भी बोल सकते हैं. इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है एन एसेंशियल कंडीशन या अ थिंग विच इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी. ओके, साइनी क्वाना ऑन, ठीक है, इसका ये प्रोनाउंसिएशन भी है. तो इसका क्या बोल रहा है कि इंटरनेशनल ट्रेड ओपन्स अ न्यू विस्टार्स ऑफ ग्रोथ फॉर द ट्रेडिंग कंट्रीज. ये एक अलग ही हमारी दूसरी कंट्रीज के साथ एक नया एक्सपेक्ट करता है. यस, एक हमें सब्सटीट्यूट प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स, है ना. और जिससे क्या होता है, हम ग्लोबली प्रोस्पेरिटी भी हमें मिलती है. ठीक है, इससे हमारी कंट्री का तो ग्रोथ होता ही है, साथ में क्या होता है, हमारी कंट्री की जैसे हमारी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, जैसे हो गया डाबर हो गया, जियो हो गया, ठीक है. तो ये क्या है, ये बाकी वर्ल्ड मार्केट में भी इनका नेम फेम होता है. मनी तो हम अर्न कर ही रहे हैं, साथ में इकोनॉमिक ग्रोथ भी कर रहे हैं, है ना. आगे देखते हैं स्टूडेंट्स. India's foreign trade at the time of independence. Indian economy suffered its colonial exploitation during the British regime. Yes, ये तो पता ही है आप लोगों को, हिस्ट्री में भी पढ़ते आए हैं. The British used our natural resources as raw material for the domestic industrial consumption. क्या करते थे ब्रिटिश, अपने हमारे रॉ मटेरियल को अपनी कंट्री में बेच के फिनिश प्रोडक्ट करते थे और फिर उसे हमारी कंट्री में आके सेल करते थे. हमने पढ़ा भी है एक चैप्टर इंडिगो. यस, चलिए आगे देखते हैं. On the eve of independence, a balance of trade, that is export minus import, was favorable. लेकिन क्या था, पहले हमारे इंडिपेंडेंस के समय हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा था और इंपोर्ट कम था.
लेकिन अब क्या हो रहा है, अब सब कंट्रीज आपस में एक्सपोर्ट भी करती है, इंपोर्ट भी करती है। कोई गुड का एक्सपोर्ट ज़्यादा है, किसी गुड्स के इम्पोर्ट ज़्यादा है। द डायरेक्शन ऑफ ट्रेड वॉज रेस्ट्रिक्टेड, ये इंडिपेंडेंस के समय की बात कर रहा है ना। लार्जली बिटवीन इंडिया एंड ट्रेड, हमारे मैक्सिमम पूरे ट्रांजेक्शन ब्रिटेन के साथ ही होते थे, क्योंकि उस समय उनका रूल चल रहा था, रूलिंग थी उनकी। कंपोजिशन ऑफ ट्रेड पॉइंटेड टू एन स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड इकोनॉमी एज लार्जली रॉ मटेरियल वॉज एक्सपोर्टेड एंड फिनिश गुड्स वर इम्पोर्टेड। ये आप लोगों को पता है, इंडिगो का एग्जाम्पल भी था, नील जो हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होती थी, और फिर बहुत सारे क्लॉथ्स में, इसमें उसमें उसका यूज़ करके उसके फिनिश गुड्स बना के हमें भेज दिया जाता था। यस, आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ? ओके, there was a substantial increase in the volume of international trade and a noticeable change in the composition of trade and a marked change in the direction of trade. देखिए क्या हुआ, धीरे धीरे सब चीज़ें इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ने लगा, वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी भी ज़्यादा एक दूसरे से हम एक्सचेंज करने लगे। यस, जिससे जो कमी थी वो हम उन्हें वो प्रोवाइड करने लगे, और एक हम मार्क जिसको हमने लगी, क्या, ट्रेडिंग चेन, ट्रेडिंग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। India has emerged as international destination for the imports of plants and machinery to feed its developmental program। क्या बोलता है, इंडिया क्या करती है, बहुत ज़्यादा अपने जो भी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, बहुत ज़्यादा प्लांट और मशीनरी बाहर देशों से इंपोर्ट करती है, मतलब मंगवाती है। यस, क्यों? क्योंकि हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, बाहर कंट्री से प्लांट एंड मशीनरी, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स तो चला रहे, बस उस प्रोजेक्ट्स को करने के लिए हमें प्लांट्स एंड मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है, जो हम क्या करते हैं, बाहर से इंपोर्ट करते हैं। अब इन 1991 देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए इसमें क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, पहले मैं आफ्टर इंडिपेंडेंस में आप लोग को ये भी बताऊंगी कि स्टूडेंट्स जैसे यहाँ दिए, परसेंटेज राइज इन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट हैज़ बीन हाई ओनिंग टू बेस इफेक्ट्स। तो इसका मतलब क्या होता है बेस इफेक्ट्स? इट मीन्स द वॉल्यूम, ध्यान से सुनिए स्टूडेंट, इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, एक इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, एक ईयर ऑफ डिवाइड जो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, कुछ ही पॉइंट्स है जो जिसमें वेटेज है चैप्टर में, ठीक है। तो बेस इफेक्ट क्या होता है? इट इज़ अ वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट वॉज वेरी लो, ठीक है। वी कैन से अ स्मॉल इंक्रीज इन टोटल वॉल्यूम, यस, विथ अ सिग्निफिकेंट राइज इन टर्म ऑफ परसेंटेज राइज। या मैं बोल सकती हूँ कि इम्पैक्ट ऑफ बेस ईयर वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑन इट्स परसेंटेज चेंज ओवर टाइम, स्मॉलर द बेस ईयर वैल्यू, हायर वुड बी द परसेंटेज फॉर गिवन एब्सोल्यूट चेंज इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से ये बेस इफेक्ट्स होता है। अब हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, इन 1991 वॉज द ईयर ऑफ डिवाइड। यहाँ पे बोल रहा है क्या 1991 ईयर ऑफ डिवाइड था? देखिए टिल 90। तो स्टूडेंट्स ये क्या है ईयर ऑफ डिवाइड? समझ में आ रहा है कि इससे क्या हो रहा है, बहुत कुछ चेंजेस हो रहा है। कहाँ पे? हमारे ट्रेडिंग में। देखिए 1991 रिलाइंग ऑन, वी वर रिलाइंग on inward looking trade strategy which was failed to yield the desired result। क्या हो रहा था? इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्टडी से हम फेल हो रहे थे, जितना हमें रिजल्ट चाहिए था उतना नहीं मिल पा रहा था। इट वॉज ओनली इन 1991 दैट वी शिफ्टेड टू द स्ट्रैटेजी ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन विच ट्रिगर्ड अ राइज इन अवर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, और उसी समय एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का राइज हुआ। आगे देखते हैं। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन स्ट्रेटजीज। स्टूडेंट्स इसमें इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन और एक्सपोर्ट प्रमोशन स्ट्रेटजीज क्या होता है? इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन इज अ स्ट्रैटेजी टू सेव फॉरेन एक्सचेंज by encouraging domestic production of such goods which the country has been importing from rest of the world। import substitution मतलब जो goods हम बाहर से मंगा रहे हैं वो क्यों ना अपनी ही कंट्री में उस goods का प्रोडक्शन करें। यस, एंड इसे किस तरीके से दो, इस 2019-20 के बैच में स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछा था
for the 6 marks of for the 4 marks एक्चुअली ये मुझे याद नहीं लेकिन पूछा था, और ये भी पूछा था व्हाट आर द वेज टू प्रोटेक्ट इट। तो फेज 2 ही है स्टूडेंट्स, एक तो टैरिफ और दूसरा कोटास। स्टूडेंट्स टैरिफ मतलब क्या होता है, वो जो ड्यूटी इम्पोज कर देते हैं हम लोग कौन से आइटम में जो इंपोर्ट करते हैं। और कोटास मतलब कि कुछ फिक्स कर देती है गवर्नमेंट, कोटास कि इंपोर्ट ऑफ इतना गुड्स ही होगा दूसरी कंट्री से, इससे ज़्यादा नहीं होगा, इससे ज़्यादा होगा तो डबल टैक्स देना पड़ेगा। ये जो भी उनकी पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है रिलेटेड टू इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स। ओके, देखिए कॉन्ट्रेरी टू इट, एक्सपोर्ट प्रमोशन इज अ स्ट्रेटेजी टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज बाय promoting domestic exports and making domestic industries competitive in the international। और दूसरी तरफ इसके हम क्या बोलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एक्सपोर्ट करो ताकि हमें बस ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज आए, हमारी रुपये की वैल्यू बढ़े, यस हमारा जीडीपी बढ़े, हमारे अच्छा हम इंटरनेशनल मार्केट में बड़ी बड़ी कंपनियों से कॉम्पीट कर पाएँ। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। अब स्टूडेंट्स हमने वो जो पढ़े बेस इफेक्ट्स, उसमें हमने पढ़ा, देखिए उसमें 3 चीज़ें पढ़े थे हमने, क्या क्या, एक तो फॉरेन ट्रेड के अंदर हमने पढ़ा था वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड, दूसरा कंपोजिशन और तीसरा डायरेक्शन पढ़ा था स्टूडेंट्स, है ना। अब गुड इम्पैक्ट्स देखते हैं, गुड इम्पैक्ट्स ऑफ इनवर्ड लुकिंग ऑफ ट्रेड स्ट्रैटेजी। गुड इम्पैक्ट्स क्या क्या है स्टूडेंट्स, देखिए हाई रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ विद स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। क्या होता है इससे, हाई रेट होता है इंडस्ट्रियल ग्रोथ विद स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब बहुत ज़्यादा हम क्या बोलेंगे कि अगर हम डिस्पाइट ग्रीन रिवॉल्यूशन द परसेंटेज कंट्रीब्यूशन टू इंडस्ट्रियल सेक्टर टू जीडीपी इज़ वेरी हाई वी कैन से, और नियरली आपके बुक में दिए 12 to 25%। ठीक है, उसके बाद हम बोल सकते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। डाइवर्सिफिकेशन मतलब वही इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी, है ना। एक तो ये हो गया, दूसरा जैसे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हो गई, तो ये क्या होता है, हम लोग अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करते हैं ज़्यादा, ठीक है, ताकि हम अपनी इंडस्ट्री को अपनी कंट्री को बाहर की गुड्स से प्रोटेक्ट कर पाएँ, है ना। तो और क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट, ऑटोमोबाइल, ग्रोथ ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़, हीरो होंडा हो गया, या और भी बहुत सारी जो हमारी मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कि ये इंडिया की है कि नहीं, लेकिन बहुत सारी ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज़ भी है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं। थर्ड पॉइंट, वाइड अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, जैसे कि बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करना है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को, ठीक है, तो और क्या करते हैं, ओपन न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर दैम, यस, like to make them proper place, yes, proper setups so that they can do their work in a huge broader way, मतलब बड़े तरीके से अच्छे से, ठीक है। न्यू अपॉर्चुनिटी ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो हम लोग बोलते हैं, ठीक है, न्यू इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ लगना, या हम बोल सकते हैं प्रमोट विथ इक्विटी, ठीक है। आगे स्टूडेंट्स देखते हैं बैड इम्पैक्ट। डेफिनेटली गुड इम्पैक्ट है तो बैड भी कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी का होगा ही। क्या बैड इम्पैक्ट है, पहला, ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपोलीज। इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपोलीज मतलब जैसे कि हम बोल सकते हैं प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज लीड टू इनएफिशिएंट मोनोपोलीज, ठीक है। जैसे टेलीकम्युनिकेशन वाज अ गवर्नमेंट मोनोपोली, पहले था 1990 में, ठीक है, अभी नहीं बोल रही हूँ मैं, बट नाउ यू गेट रिपीटेड SMS, या बोल सकते हैं हम ऑफरिंग अ न्यू टेलीकॉम कनेक्शन फ्री ऑफ चार्ज, ऐसा हम जैसे जियो वाला बता रहे हैं मैं, ठीक है। तो आज वो वैसा नहीं है लेकिन पहले था, ठीक है। पब्लिक मोनोपोलीज जैसे कि पोस्ट ऑफिस ही हो गया, तो उनमें उनकी मोनोपोलीज है ना, मतलब पोस्ट ऑफिस इसमें आएगा नहीं, लेकिन मैं बता रही हूँ कि कैसे मोनोपोली है ग्रोथ ऑफ, ठीक है। जैसे कि मैंने टेलीकॉम का एग्जांपल दिया BSNL वाला, है ना। उसका देखते हैं लैक ऑफ कंपटीशन इम्प्लाइड लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन, लैक ऑफ कंपटीशन इम्प्लाइड लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन। जैसे कि ओल्ड यूजर्स ऑफ कार स्टिल रिमेंबर दैट एम्बेसडर एंड फाइट वर द ओनली 2 मॉडल्स प्रोड्यूस बाय डोमेन। पहले सिर्फ वो एम्बेसडर जो चलती थी कार वही हमारे कंट्री में प्रोड्यूस होती थी, है ना। तो अब क्या करना चाह रहे हैं, तो ये पहले क्या थी, हम ये नहीं बोल सकते, नो डाउट दैट द कार इंडस्ट्री फ्लोरिश एज अ नियर मोनोपोली, ठीक है, ओइंग टू द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन, वही प्रोटेक्ट करना हमारी कंट्री को बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आगे स्टूडेंट्स, इनडिस्क्रिमिनेशन स्प्रेड ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस।
स्टूडेंट क्या था, इनडिस्क्रिमिनेशन था। उस समय क्या था, सबके लिए एक जैसा था। जैसे कि देखिए आपकी बुक में दिया था कि 1950 to 1980 मार्क्ड विद अ 10 to 2 एनीथिंग और एवरीथिंग फॉर द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। Yes, one appreciate commanding heights of the economy to be public sector undertaking, but fail to understand the logic with the public sector enterprise. Start producing breads and shoes. ठीक है, इट्स अमाउंट टू इनडिस्क्रिमिनेट स्प्रेड ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। इनडिस्क्रिमिनेट नहीं करना, लाइक जैसे इरेशनल यूज ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज, ठीक है, या अपॉर्चुनिटीज़ को क्या कर लेना, स्वेलिंग ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर प्राइवेट एंटरप्राइजेस। ठीक है, ये सब प्रॉब्लम्स है स्टूडेंट्स। और लास्ट पॉइंट क्या है, ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिकली अनविएबल स्टेट एंटरप्राइज। इसका मतलब क्या है, प्राइवेट एंटरप्राइजेज वुड अल्टीमेटली शट डाउन इफ वी वर फाउंड दैट इकोनॉमिकली इट इज़ अनविएबल यूनिट। हमें अच्छे से प्रॉफिट नहीं दे रही है, लॉस पे जा रही है, तो डेफिनेटली वो बंद हो जाएगी। ठीक है, और क्या होता है, कई बार ट्रेड यूनियन या पॉलिटिशियन भी अपोज कर देते हैं कि नहीं इसको बंद कर दो, कुछ ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो पब्लिक के वेलफेयर से अच्छी नहीं है, या कुछ भी और। ठीक है, तो जैसे कि 1998 में एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो वो कब अप्लाई हुई थी, 1991 में। ठीक है, तो ये सब जो हम पढ़ रहे हैं, ये सब की जो प्रॉब्लम्स है, ये क्या हो रहे हैं, ये एक तरह से हमारे बैड इम्पैक्ट इसमें डाल रहे हैं ट्रेड करने में, है कि नहीं। इकोनॉमिकली अनविएबल स्टेट एंटरप्राइजेस। स्टूडेंट आई होप कि ये चैप्टर आपको पूरा समझ में आया हो। आई एम ऑल्सो सेंडिंग यू PDF file. If you have any doubt you can ask me. Thank you students.